हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे मैं आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी वे से एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा, सेट्स एंड रिलेशन का मैंने बेसिक डेफिनेशन दिया एंड सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग रोस्टर फॉर्म, दैट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड, और मैंने लोगों थोड़ा यहां वहां की बातें भी आपसे डिस्कस की। सो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों यहां पे ये है कि लगभग मैंने आपको बेसिक दिखाई दिया था, लगभग ये सारी चीजें। एंड वेन डायग्राम क्या होता है, सेट्स को अगर किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है देन वी आर गोइंग टू यूज वेन डायग्राम। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी थी। एंड जो भी वर्नाक्युलर मीडियम से होंगे, प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स घबराओ मत। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हैंडलर। मैं आपके प्रॉब्लम को हैंडल करूंगा, सॉल्व करूंगा एंड उसका सोल्यूशन दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि यार सर हमें तो पूरा आप इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में पूरा बात ही नहीं करता, लेकिन जो टर्म्स है उनको थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कि अब जब तक आपने 10th में स्टडी की, लेकिन अब इसके बाद 11th स्टैंडर्ड से जो भी होने वाला है सब इंग्लिश में होने वाला है। अगर आप बार बार हिंदी पे ही भागोगे या बार बार अपने जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में भागोगे, सो प्रॉब्लम इज दैट कि आप बार बार प्रॉब्लम फेस करोगे। सो मेक श्योर दैट कि जो भी कॉन्सेप्ट है ट्राई करो उसको आप एब्जॉर्ब कर लो। मतलब देखो, जो भी सिचुएशन होता है अगर आप सिचुएशन के थ्रू ढल जाओगे, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर एक पत्थर जो होता है पत्थर, सो पत्थर पे अगर आप छीनी और हथौड़ी से वार करोगे तो क्या होगा? अगर वो पत्थर जो भी सामने वाला बंदा है जो भी उसको आकार देना चाहता है, उस छीनी हथौड़ी से जब वो उस पे वार करेगा तो आकार देने के लिए ही करेगा। और अगर वो पत्थर उस छीनी हथौड़ी के वार से, राइट, अगर आपने अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगा, मतलब ढलने की कोशिश करने लगा, जो भी जिस रूप में उसे ढालना चाहता है, तो एक अलग से सुंदर सी मूर्ति बनेगी। लेकिन अगर वो ढीठ की तरह खड़ा रहा, नहीं मैं नहीं बदलूंगा, तो क्या होगा? यस, कहीं कहीं इसी तरीके से पड़ा होगा। अगर वो मूर्ति बनेगा तो मंदिर में उसे रखा जाएगा, डिफरेंट जगह पे रखा जाएगा, उसकी पूजा की जाएगी उसकी, राइट। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है गाइस कि जो भी सिचुएशन होता है सिचुएशन में आप ढल जाओ, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ठंडी में किसी आप ठंडे प्लेस पे गए और बोलो नहीं यहाँ बहुत ठंडी बहुत ठंडी, अरे यार वहां ठंडी तो सबको पता है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से वहां पे चीजों को एब्जॉर्व करना है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। सेम वे से आप हमारे 10th के बच्चे, जस्ट अभी अभी 10th पास करके आए हो, सो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं हूं ना। तो सेट रिलेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो आपको मैं सिखाने वाला हूं, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे बच्चों की आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। सो टाइप्स ऑफ सेट्स में मैंने जानबूझ के सारी चीजें लिख दी सो दैट कि टाइम हमारा बच जाए। सो जो फर्स्ट सेट है बच्चों एम्प्टी सेट। ओके, सो एम्प्टी सेट बोलो या इसे हम लोग बोल सकते हैं नल सेट। सो कुछ लोग इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, कुछ लोग इसको नल सेट बोलते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है बच्चों जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। मतलब मान लो मेरे पास एक सेट है ए के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट लिखा गया मैंने, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होता है? एलिमेंट्स। मैंने कोई भी एलिमेंट्स नहीं निकले, मतलब ये क्या है? नल सेट है, एम्प्टी सेट है। इसको दिखाते हैं इस तरीके के सिंबल से और इसको रीड करते हैं PHI, मतलब फाइव। ओके, और ठीक है। सो देखा जाए तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हो गया आपका? एम्प्टी सेट। कुछ लोग सोचेंगे सर अगर मैं ऐसा लिखूं तो, एक मिनट, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या चलेगा? क्या इस तरीके से, मतलब ये जीरो लिख दिया तो बच्चों याद रखना, कई लोग सोचेंगे सर जीरो मतलब नल। नो स्टूडेंट्स, जीरो मतलब नल नहीं होता, जीरो एक एलिमेंट हो जाता है। तो किसी भी सेट के अंदर अगर आपने जीरो लिख दिया इसका मतलब वो क्या है? एक एलिमेंट है। तो एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं आएगा, समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि सेट ऑफ मंथ हैविंग 35 डेज, कोई ऐसा मंथ जिसके अंदर 35 डेज होता है क्या? नहीं होता। मतलब ये क्या है? नल सेट का एग्जांपल। हाँ है ना? ये किसका एग्जांपल है बच्चों? नल सेट का। ओके, सो सेट ऑफ सॉरी, तो किसी भी मंथ में नंबर ऑफ डेज 35 नहीं होते, तो ऐसे मंथ आने वाले नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसा कोई सेट लिखने जाऊंगा तो वहां पे क्या लिखूंगा? कुछ भी नहीं, मतलब नल सेट। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों सिंगलटन। नाम से ही मालूम पड़ता है सिंगलटन मतलब ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया 4, ठीक है, यहां पे एक सिंगल एलिमेंट होगा। मतलब जब आप इसे काउंट करोगे, देखो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? अगर आप लिखते हो नंबर ऑफ ए मतलब 1,
तो इसके अंदर के एलिमेंट कितने हैं बच्चों? 1 एलिमेंट है। तो नंबर लिख दिया, मतलब ये होता है आपका एक तरह से नंबरिंग, काउंटिंग करना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट बोलूं या कार्डिनैलिटी बोलूं, ध्यान देना, दोनों वर्ड याद होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट और कार्डिनैलिटी। ओके, सो आई थिंक मैंने कार्डिनैलिटी कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मतलब कार्डिनैलिटी, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। मतलब अगर ए के अंदर है बच्चों 5 4 6 2, चलो काउंट कर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। सो टोटल देयर आर 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट हैं। सो नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सो किसी ने भी पूछा कार्डिनैलिटी ऑफ ए, तो सामने वाला बंदा क्या पूछ रहा है? मतलब यस, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट का। सो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? यहाँ पे 4 एलिमेंट है। अब समझे कार्डिनैलिटी? यस, चलो। तो सिंगलटन मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होगा लेकिन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल एलिमेंट। अब आता है हमारा फाइनाइट सेट। नाम से मालूम है फाइनाइट है, इसका मतलब हम हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब असंख्य, बहुत सारे, जिसकी हम काउंटिंग ना कर सके, गणना ना कर सके। लेकिन यहां पे क्या होगा? फाइनाइट मतलब क्या बोलोगे? काउंटेबल। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो देन इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। जैसे ए की वैल्यू में लिखता हूं A, B, F, K, H। ओके, सो बताओ कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, मतलब मैं काउंट कर सकता हूं। अगर मैं काउंट कर सकता हूं मतलब मैं इसकी कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो क्या लिखूंगा? 5। सो जब कभी भी आप काउंट कर सकते हो तो हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट। अगर आपका नॉट काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, ओके, नॉन काउंटेबल। सो अगर आपका सेट बच्चों नॉन काउंटेबल है, मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट आप काउंट ही नहीं कर पा रहे। बोलो सर कैसे? जैसे एग्जांपल, आसमान में तारे, तारे काउंट कर सकते हो क्या? इनफाइनाइट है कि नहीं? इनफाइनाइट, राइट। फिर और क्या बोलूं मैं? और क्या एग्जांपल लूं? कोई और एग्जांपल? हाँ, नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एन, एक मेरा सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बच्चों ध्यान देना, इनफाइनाइट पहचानने का सबसे बेस्ट रीजन, बेस्ट तरीका यह है कि जहां कहीं भी डॉट डॉट दिख गया, डॉट मतलब कैसा? डॉट के बाद ऐसा एलिमेंट नहीं देना चाहिए। बोलो सर डॉट आपने बोला था और हमारा डॉट देखा तो हमने बोल दिया इनफाइनाइट, नहीं। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया 1 2 3 डॉट 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 10। यहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है ना, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। मतलब यहां पे लास्ट वैल्यू दे रही है, मतलब यहां पे एंड हो रहा है, मतलब एलिमेंट का एंड हो रहा है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होगा? एलिमेंट का एंड नहीं होगा वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। सो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों यहां पे ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, मतलब एंडिंग किसी न किसी नंबर से हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अगर एंडिंग किसी भी नंबर से नहीं हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। चलो मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और ये रहा हमारा अगला कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं इंटरवल्स। तो एग्जैक्टली गाइस ये इंटरवल होता क्या है एक्चुअल में? अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक्चुअल में दो टाइप के इंटरवल मिलेंगे। इंटरवल याद है ना? इंटरवल, हाँ, लगभग वो इंटरवल मत समझो मूवी वाला, ये कुछ अलग टाइप का इंटरवल है। सो यहां पे कैसा है बच्चों ना, कि इंटरवल का मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे एग्जैक्टली। ये जो ओपन इंटरवल है हमेशा इसको हम दिखाते हैं राउंड ब्रैकेट से, क्लोज्ड इंटरवल को दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब कहीं पर भी मैथमेटिक्स की बात कर, नॉट टॉकिंग अबाउट किसी और सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स में कहीं पर भी राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स? इंटरवल की। राउंड ब्रैकेट आया मतलब ओपन इंटरवल, और आपका करली ब्रैकेट, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट आया तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। देखो मीनिंग समझते हैं इसका हम लोग। जैसे मान लो कि मेरे पास एक इंटरवल है, उसकी इंटरवल के अंदर वैल्यू है a और b, ठीक है ना, एंड मैंने बोल दिया मेरा वेरिएबल x है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो मैंने क्या बोल दिया? x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुना, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, क्योंकि यहां पे क्या बोल दिया मैंने? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, जो मेरे x की वैल्यू है वो a से छोटी है, सॉरी a से बड़ी है और b से छोटी है। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? a और b के बीच में आएगी, लेकिन a और b नहीं होगा। प्लीज ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। ओपन इंटरवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जो भी वेरिएबल है
उस इंटरवल के बीच की सारी वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन अगर बोलेंगे ए और बी तो हम नहीं ले सकते। मतलब एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मतलब हमको उसको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको उसको। मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू 1,5, तो इसका मतलब क्या होता है, जो मेरे x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 5 से छोटी। तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 1 5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। समझ गए? अगर इसी को मुझे बताना है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सो बोलो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुना सब लोग, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। जो भी वैल्यू, एक बात और, जो भी वैल्यूज होती है हमेशा हमारी रियल नंबर्स होती है, क्योंकि हमारे जो हमारे पास जो भी वैल्यूज होती है रियल नंबर इसलिए होती है, रीजन क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया 1 और 5 के बीच में, सो 1 और 5 के बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 तो आता है, बट 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। तो पहले मैं डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको सेट बिल्डर मेथड बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, लाइन लाइन कहाँ गया लाइन को, चलो ठीक है ये लाइन है। ठीक है, तो बच्चों मान लो मेरे पास एक लाइन है, दिख रहा है आपको ये लाइन? यस। अब एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो ये मेरे पास लाइन है बच्चों। अब ध्यान से सुना सब लोग, अब इस लाइन के अंदर मेरे पास, ध्यान देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये मेरा नंबर लाइन है, 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 4 5 6, इनफाइनाइट जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये मेरे पास कुछ लाइन नंबर के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला मेरा एग्जांपल क्या है, 1 और 5 के बीच की वैल्यू ना, तो ध्यान से सुनना क्या होता है बच्चों, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाने वाला हूं मैं। 1 और 5 के बीच का, इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल है ना, तो 1 5 दिखाई दे रहा है सबको? ये मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब ये है कि 1 और 5 को मैंने देखो वहां बबल बनाया, बबल मतलब ऐसा सर्कल, कंफ्यूज मत होना, सर्कल बनाया ऐसे इस तरीके से, इसको बोलते हैं बबल। तो बबल बनाया मतलब 1 और 5 नहीं है, लेकिन 1 5 के अलावा जो बीच के सारी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या है मेरे इस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल के हिसाब से x की वैल्यू है। मतलब अगर इसको बनाना है मुझे कर्ली ब्रैकेट या ओपन इंटरवल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सारी वैल्यू रियल नंबर होगी, लेकिन जो x की वैल्यू है, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं, a कॉमा b, ये ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, इस ओपन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके सारे एलिमेंट को मैं दिखा रहा हूं x से। अब x है क्या, वो बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे मतलब रियल नंबर्स, हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, लेकिन सारी वैल्यू लेनी है क्या, नहीं, तो हमारे पास जो वैल्यू a और b है, तो वैल्यू a और b के बीच में आनी चाहिए, मतलब इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर हम बात करेंगे ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों। सो क्लोज इंटरवल, तो जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सबसे देखो सब लोग, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन के अंदर ध्यान देना, मान लो मेरे पास अगर ये a है और ये b है, ठीक है ना, सो क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स, देखो मैं कलर कर रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे, a और b के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, साथ ही साथ ए और बी को भी लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ए और बी के प्लेस पे बबल ना बना करके डार्क कर दिया। सो डार्क कर दिया मतलब आप वो वैल्यू भी कंसीडर कर रहे हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b, मतलब क्लोज इंटरवल में जो हमारे x की वैल्यू होती है वो a और b के बीच में तो आती है, लेकिन a और b भी होती है। समझ के लो अच्छे से, नहीं समझा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं लाइव सेशन लेकर के एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करके, लेकिन लाइव सेशन चाहो कि ना ही हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मेरे पास थोड़ा सा सेटअप का इश्यू है गाइस, क्योंकि सेटअप ना होने की वजह से मैं आपको लाइव सेशन नहीं लूंगा, बट आगे चल करके अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार इसी तरीके से मेरे साथ रहेगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। बस आप मेरा साथ दो और अपना प्यार मेरे पर बनाए रहो। चलो बच्चों, सो x बिलोंग्स टू a कॉमा b, सो इट इज क्लोज्ड इंटरवल, मतलब आपका a और b भी होगा, a और b के बीच की वैल्यू भी होगी। अगर मुझे इसको लिखना है किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो दिखाता हूं मैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड योर वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, a और b के बीच में आएगी, लेकिन a और b भी होगी। देखो सब लोग, प्रीवियस में मैंने यहां पर ध्यान से दिया होगा, तो इक्वल टू का साइन नहीं दिया था, यहां पे इक्वल टू का साइन दिया, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, हमें उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, उसके बीच की वैल्यू को भी इंक्लूड करना है,
ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यू ही इंक्लूड होती है, ठीक है। चलो थर्ड एंड फोर्थ बोलो क्या है, सेमी क्लोज सेमी ओपन। ध्यान से सुनना क्या होता है इसका मीनिंग, सेमी क्लोज का मीनिंग क्या होता है समझ के लिए तो पहले चलो, तो सेमी क्लोज मतलब क्लोज था बाद में हो गया ओपन, और सेमी ओपन मतलब ओपन था पहले बाद में हो गया क्लोज, देखा आपने। सो इसमें कैसा होता है बहुत ध्यान देना, पहले मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाता हूं, डायग्राम के थ्रू। मेरा डायग्राम है, एक डायग्राम यहां भी बना देता हूं मैं, एक मिनट। वन बाय वन समझाता हूं। तो मान लो बच्चों कि मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू हैं, दैट इज एक है, सॉरी मैं डार्क नहीं करना चाहिए मुझे एक्चुअली, मेरे पास एक वैल्यू है ए और दूसरी वैल्यू है बी, और मैंने क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज, मतलब पहले क्लोज होगा ए बी फिर ओपन होगा, राइट। सो ओपन मतलब राउंड ब्रैकेट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल, तो सेमी क्लोज मतलब क्लोज बोल दिया मतलब पहले क्लोज बाद में ओपन। तो a के लिए क्लोज्ड है मतलब मुझे a की वैल्यू को कंसीडर करना होगा, b के लिए ओपन है मतलब b की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना होगा, इसलिए मैंने क्या डाल दिया, बबल। लेकिन उसके अलावा बीच की वैल्यू भी हमें लेनी होगी। सो बीच की वैल्यू मतलब क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू बीच की हमारी लेनी पड़ेगी, ठीक है सब लोग समझ गया अभी क्या होता है, यस। सो अगर उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बोलो क्या आएगा, x such that x belongs to real number एंड x की वैल्यू क्या है, a और b के बीच में है, लेकिन क्लोज किसके लिए है, a के लिए, तो a के प्लेस पे इक्वल भी आएगा, लेकिन b के लिए ओपन है इसलिए इक्वल नहीं आएगा। देखा कितना आसान है, यस। अब इसके लिए देख लो बच्चों, सेम चीज, मेरे पास a है मेरे पास b है, अब ध्यान रखना b के लिए ओपन है मतलब क्या होगा, बबल, क्योंकि b ए सॉरी सॉरी गलती हो गई, ये जो हमने दिखा यहाँ पे क्वेश्चन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सॉरी सेमी ओपन है ना, तो ओपन a फिर b फिर क्लोज्ड, समझ गया ना। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से a के लिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है मतलब a के लिए ओपन है, a के लिए ओपन मतलब क्या आएगा, बबल, मतलब a को मुझे कंसीडर नहीं करना है, बट b को मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है इसलिए इसको मुझे डार्क करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो बीच की सारी वैल्यू है वो तो लेनी है, समझ गए। तो अगर उसका मैं बनाता हूं यहाँ पे क्या बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमेशा x सच दैट, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन देगा आपको इंटरवल के फॉर्म में, हमेशा लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद देखो कौन सा इंटरवल है, ओपन है तो वही लेस देन का साइन डाल दो, से क्या बोलते हैं क्लोज्ड है, लेस देन के साथ में इक्वल टू का, सेमी ओपन है तो ओपन के लिए नॉर्मल और क्लोज्ड के लिए इक्वल भी डाल दो, और सेमी क्लोज में वैसे होता है, ठीक है। सो x की वैल्यू किसके बीच में, a और b के बीच में, यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो a के लिए ओपन है मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना इक्वल टू साइन नहीं आने वाला है, और b के लिए क्लोज्ड है मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए सब लोग, कोई डाउट नहीं ना, वेरी गुड। तो मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग, चलो। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा, यस, सम डेफिनेशंस, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा 20-25 मिनट का हो जाए, बट कोई बात नहीं, आज मैं ये टॉपिक तो फिनिश करूंगा। सम डेफिनेशन मतलब इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल पावर सेट, उसके बाद कुछ ऑपरेशन है बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, यूनिवर्सल सॉरी यूनियन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ये सारी चीजें, बट रिलैक्स, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं नहीं चाहूंगा कि थोड़ा भी आपको चीजें डिफिकल्ट लगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो, सो इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है, जब दो सेट इक्वल हो जाए, मतलब क्या होता है बच्चों इसका, मान लो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 एंड 5, फिर मेरे पास दूसरा सेट है बी, बी के अंदर एलिमेंट है 5 एंड 4। देखो, आप एलिमेंट देखो कि दोनों के अंदर ये 4 है और ये भी 4 है, ये 5 है ये भी 5 है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एलिमेंट्स अगर ए के अंदर है वही एलिमेंट अगर बी के अंदर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। बोलो क्या बोलेंगे बच्चा उसको हम लोग, इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम, मतलब मैं क्या बोलूंगा, a इज इक्वल टू बी। बोलो क्या बोलूंगा बच्चों, a इज इक्वल टू बी, मतलब a एंड b आर दी इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट, कई लोग कंफ्यूज होते हैं सर इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं ए लिख रहा हूं एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5 4 3, ओके, एंड बी एक दूसरा सेट लिख रहा हूं बच्चों, में ध्यान से देखना सब लोग, ए ई आई ओ यू,
सो इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले सेट का और दूसरे वाले सेट का दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनैलिटी। सो इफ कार्डिनैलिटी ऑफ वन सेट इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ अनदर सेट, सो फर्स्ट वाले सेट का कार्डिनैलिटी, फर्स्ट वाले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मैं कार्डिनैलिटी बोलूं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलूं दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब ये होता है दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। देखो यहाँ पे, सो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ ए। सो बच्चों नंबर ऑफ ए जरा काउंट करो कितना है सब लोग, 1 2 3 4 5, मतलब कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, और नंबर ऑफ बी भी निकाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे भी क्या है 5। क्या बात है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। देखा आपने कितना आसान था। तो जब अगर एलिमेंट सेम हो जाएंगे, एक बात और, मैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स को, दो इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी सेट दो दिए गए हैं और बताना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो चेक करो उसके अंदर एलिमेंट सेम होना चाहिए। उसके अंदर ए है तो वहां पे भी होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, सी है तो सी, 5 है तो 5, 4 है तो 5, 4 है तो 4। मतलब अगर एलिमेंट सेम रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना मतलब चाहे उसके अंदर के एलिमेंट सेम हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ सकता, सिर्फ मैं काउंटिंग करूंगा। भाई इसके अंदर 10 एलिमेंट है, इसके अंदर 10 एलिमेंट है, भाई दोनों इक्विवेलेंट है, बात मेरे पे खत्म, आगे मुझे सोचना नहीं है। सो इक्विवेलेंट होने के लिए हमेशा रखना दोनों सेट के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज सबसेट। तो बच्चों ये जो सबसेट होता है उसका सिंबल देखो ऐसा होता है, यहां टी लिख करके नीचे डैश करना है, ठीक है। अरे कर लिया, ठीक है। तो सी लिख के नीचे डैश कर दिया, मतलब सबसेट। अब इस सबसेट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है 3 5 6। ओके, और एक और सेट ले लेते हैं हम लोग, चलो एक और सेट ले लेते हैं सी बच्चों। मान लो दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 ओके, ये मेरे पास कुछ सेट्स हैं। अब हमारे पास एक मेन सेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए। अब हमें बताना है कि बी और सी सेट ए का सबसेट है कि नहीं। पहले सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुना। पहले मैं डेफिनेशन बोलूंगा, नो डाउट हो सकता है आपको ना समझे, लेकिन कोई बात नहीं, जब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा समझ जाएगा। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान देना। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी दो ऐसे सेट हैं जो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी बोला मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होने चाहिए। ध्यान रखना गाइस, मुझे डेफिनेशन याद है क्योंकि मैं याद नहीं किया हूं, उसको समझाऊं, आप भी समझ आ जाएगा। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, परफेक्ट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, ए एंड बी देखो दो सेट है, ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, बी के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, फिर से बोल रहा हूं, बी के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, देन बी सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए, तब मैं बी को ए का क्या बोलूंगा बच्चों, सबसेट। समझ आ गया। तो चेक करते हैं, हमारा ए यहां पे है, बी के एलिमेंट देखते हैं, 3 है क्या, यस 3 है, देन 5 है क्या, ए के अंदर 5 भी है, 6 है क्या, यस, मतलब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, B is a subset of A। So is a subset को दिखाएंगे इस तरीके के सिंबल से। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिख गया तो आप इसे कैसे रीड करोगे, B is the subset of A। एक और सेट है C, चेक कर लेते हैं C हमारा A का सबसेट है कि नहीं। तो C के अंदर हमारा 1 है, यहाँ पे भी 1 है बच्चों, यहाँ पे 2 है C का, वो A के अंदर मिल रहा है, C का 3 वो भी मिल रहा है A के अंदर, C का 4 वो भी मिल रहा है A के अंदर, C का 5 वो भी मिल रहा है भाई, C का 6, अरे सारे एलिमेंट मिल गए। कोई बात नहीं, सारे एलिमेंट मिलने का प्रॉब्लम नहीं है, सारे एलिमेंट मिले ना वो इंपॉर्टेंट है। किसके, C के। तो C के सारे एलिमेंट A के अंदर मिल गए, मतलब मैं बोल सकता हूं C इज अ सबसेट ऑफ A। अब कोई लोग बोले सर A की भी तो सारे एलिमेंट C में मिल रहे हैं, हाँ हाँ चलेगा,
क्योंकि अगर दोनों इक्वल सेट होते हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। क्योंकि देखो ना, ए के अंदर 1 2 3, बोलोगे सर कितना कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, कोई बात नहीं, सीखो, मजा आएगा। अगर ए और सी के अंदर देखोगे तो ए और सी के सारे एलिमेंट सेम ही है, तो सेम है इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल सेट। और याद रखना, दो इक्वल सेट हमेशा एक दूसरे के सबसेट होते हैं। सो इस क्वेश्चन में मैं फिर से बोल देता हूं कि if A and B are the two non-empty set and all the elements of B belongs to A, therefore this B is said to be a subset of A। और यहाँ पे C के केस में क्या हो रहा है, C के भी सारे एलिमेंट A में मिल रहे हैं, मतलब C हमारा क्या हो गया, A का सबसेट। सो यहाँ पे B सबसेट है A का और C आपका सबसेट है। अब ध्यान देना, सुपर सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर पिछले वाले एग्जांपल में बोलते हुए, अगर बच्चों B आपका A का सबसेट है, तो B अगर A का सबसेट है मतलब B एक ऐसा सेट है, सबसेट मतलब छोटा पार्ट है, तो यहां पे बड़ा कौन होगा, A। जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। तो इसको क्या लिखेंगे, A इज अ सुपर, उल्टा कर दो, उल्टा देखो इसको, ये देखो ना अपना बच्चों, B इज अ सबसेट ऑफ A, पीछे से रीड करो, A इज अ सुपर सेट ऑफ B, यहां पे भी A इज अ सुपर सेट ऑफ C। देखा आपने, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को, नहीं ना। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट, मतलब प्रॉपर सबसेट के ऊपर। ठीक है, सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले, ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बी की वैल्यू है 1, 3, 5। ओके, अब ध्यान से सुना, यहां पे देखो प्रॉपर जो सबसेट होता है उसका सिंबल होता है इस तरीके से, सी, सिर्फ सी, नीचे इक्वल नहीं होता। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही डिफरेंस होता है कि सबसेट के अंदर सी लिख करके नीचे डैश मारोगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में सिर्फ सी लिखो, नीचे डैश मारने की जरूरत नहीं है। राइट, ऐसा क्यों होता है, 2 मिनट रुक जाओ, मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा हर एक सस्पेंस आपका यहाँ पे खुलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले देखते हैं मीनिंग, डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन जो मुझे पता है, if A and B are the two non-empty set, मतलब A और B ऐसे सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। If A and B are the two non-empty set and if all the elements of B belongs to A, all the elements of B belongs to A, all the elements of B belongs to A मतलब B के सारे एलिमेंट A से बिलोंग करते हैं, but A has at least one element that is not belongs to B। क्या बात है, क्या बोल दिया मैंने, B के सारे एलिमेंट A में मिलते हैं, लेकिन A के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो B में नहीं मिलता, मतलब A हमेशा एक्स्ट्रा एलिमेंट के साथ रहता है। समझ में आ रहा है, A हमेशा एक्स्ट्रा एलिमेंट के साथ रहता है बच्चों। मतलब कभी भी याद रखना, प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, राइट, लेकिन ए के अंदर हमेशा एक ना एक एलिमेंट बी से ज्यादा ही होगा। तो दोनों एलिमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ए के अंदर हमेशा ज्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहां देखो सब लोग फटाफट, बी का 1 ए में मिल रहा है, बी का 3 वो भी मिल रहा है, बी का 5 वो भी मिल रहा है, लेकिन ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बोलो कौन कौन है, 2, 4 और 6, जो कि हमारा बी के अंदर नहीं मिल रहा है। मतलब ए हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर ना मिले। बट हमारे एग्जाम्पल में तो 3 नंबर थे जो नहीं मिले, कौन कौन, 2, 4, 6। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं बच्चों कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी ये तो सबसेट एग्जांपल दिया, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और इसे में सुपर सेट बताना है तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ओके, मतलब ए और बी हमेशा डिफरेंट होंगे। अगर बी को ए का प्रॉपर सबसेट होना है तो पहली बात दोनों अलग होने चाहिए, दूसरी बात बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए, नो, ध्यान देना, प्रॉपर सेट से प्रॉपर सबसेट में इक्वल अलाउड ही नहीं है। इक्वल हो गया मतलब वो प्रॉपर है ही नहीं, प्रॉपर बोलते हैं प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी का कोई यहां पे कंडीशन नहीं है। सबसेट में इक्वल हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं। दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे सबसेट बोलूं चाहे प्रॉपर सबसेट बोलूं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्योंकि देखो सबसेट में भी बी का एलिमेंट ए में मिलना चाहिए, प्रॉपर सबसेट में भी बी का एलिमेंट ए में मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए, ए के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सो दैट कि वो बी से ना मिले, मतलब कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जैसे आपने एग्जांपल यहां पे देख लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, कंफर्म, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, क्योंकि कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई सर ये कैसे समझाएं, सबसेट कैसे बताएं, प्रॉपर सबसेट कैसे बताएं, सुपर सेट कैसे। तो बस याद रखना, प्रॉपर सबसेट में दो सेट इक्वल नहीं हो सकते,
लेकिन मतलब मैं बोल सकता हूं पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर, वेरी गुड। यूनिवर्सल सेट, सबका बाप, सबसे बड़ा वाला सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, ध्यान रहा, अगर आपने वो याद है सेट मैक्स पे, मतलब टेलीविजन में सेट मैक्स पे एक मूवी आती है सूर्यवंशम करके, जिसमें एक अमिताभ बच्चन होता है, उसका बेटा भी अमिताभ बच्चन ही होता है। तो जो बेटा है और बाप है दोनों एक जैसे दिखते हैं, मतलब ये किसके एग्जाम्पल है? सबसेट के एग्जाम्पल। मतलब दोनों में, क्योंकि देखो ना, जो छोटा वाला अमिताभ बच्चन, जो बेटे वाला अमिताभ बच्चन है, उसकी सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे बॉडी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बड़े वाले अमिताभ बच्चन के जैसे ही मिलते हैं, और दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किसका एग्जाम्पल है? सबसेट का। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारी, देखो हम जो है बच्चों, अभी जैसे अपने आप को देख लो, आपका फेस, आपकी नाक, आपका चिक, आपका आई, थोड़ा बहुत आपके मम्मी पापा से मिलता है, थोड़ा बहुत अच्छे खासा मिलता होगा आपको देख करके, और आपके मम्मी पापा को देख के बता सकते हो हाँ भाई ये दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब हाँ सब कुछ बढ़िया है है कि नहीं? सब कुछ बढ़िया है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग हैं वो प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि हमारा सारा का सारा प्रॉपर्टीज हमारे फादर में, हमारे मदर में मिलता है। लेकिन हमारे फादर मदर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी तो है ना, जो हमें नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली हम उनकी तरह दिख रहे हैं क्या? नहीं। अगर एग्जैक्टली दिखेंगे तो क्या बन जाएगा? सबसेट। लेकिन हम एग्जैक्टली उनकी तरह दिखते हैं क्या? नहीं बच्चों, तो हम किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रॉपर सबसेट। तो सूर्यवंशम मूवी में जो जुड़वा थे माँ बाप, मतलब बेटे और बाप, उसको हम क्या बोलेंगे? किसका एग्जाम्पल बोलेंगे? यस, सबसेट का एग्जाम्पल। और जो मैंने अभी बताया, हम लोग के एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम अपने माता पिता से मिलते जुड़ते हैं, तो हम किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रॉपर सबसेट के। अब तो समझ गया होगा ना? यस। सो यूनिवर्सल सेट मतलब सबका बाप, सबसे बड़ा वाला सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। और हमेशा उसको हम दिखाते हैं बच्चों यू से। अब आता है सबसे लास्ट वन, दैट इज पावर सेट। कई लोगों को पावर सेट नहीं समझता, ध्यान देना। अगर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, तो उसके पावर सेट को मैं दिखाता हूं पी ऑफ ए से। किससे बच्चों? पी ऑफ ए से। मतलब उसको मैं क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? सो किसी ने पूछा मीनिंग, तो मीनिंग होता है बच्चों ऑल पॉसिबल सबसेट। मतलब उस पर्टिकुलर सेट के कितने पॉसिबल सबसेट है। जैसे मैंने लिया ए, तो ए के अंदर 1, 2, ये दो एलिमेंट हैं, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट आएंगे? तो ध्यान से सुनना, रुक जाओ। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ए, पहले मैं देखता हूं कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है बच्चा 2n का। क्या फॉर्मूला होता है? 2n का। मतलब अगर मेरे पास इस सेट ए की बात करेंगे, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे तो 2 सो कितना आ गया? 4। मतलब इसके कितने पॉसिबल पावर सबसेट आएंगे? सॉरी पावर सेट आएगा बच्चों 4। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं पी ऑफ ए, सो बोलो क्या होगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले नल सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट, मतलब 1 का, फिर 2 का, फिर मिक्सचर बना दो, दैट इज 1, 2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो। यहां पे मैंने 4 सेट बनाए। पहला नल सेट, फिर एक सिंगल सिंगल एलिमेंट का हो गया, फिर 1, 2 का हो गया। यहां पे कितने सेट आए? 4। और नंबर ऑफ पावर सेट कितना आना चाहिए था? 4 ही तो आना चाहिए था, आ गया ना? राइट। अब बोलो सर नल सेट क्या होता है? नल सेट आपको पता है? तो एक चीज अभी अपने दिमाग में रख लो कि नल सेट, राइट ना, नल सेट या एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है बाय डिफॉल्ट। कोई हो या ना हो बच्चों, मैथमेटिक्स में नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग, चलो। मान लो मेरे पास एक सेट है बच्चों, एग्जांपल मैं थोड़ा रेड कलर से लिखता हूं। मान लो मेरे पास एक सेट है बी, बी के अंदर है बच्चों फॉर एग्जांपल पी कॉमा क्यू कॉमा आर। अब मुझे इसका निकालना है पावर सेट, तो पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पावर सेट, ठीक है ना? तो उस पावर सेट मतलब पी ऑफ बी, मुझे क्या निकालना है? पी ऑफ बी निकालना है ना, ऑल पॉसिबल सबसेट। यस और नो? ऑल पॉसिबल सबसेट निकालना है। सो पी ऑफ बी निकालना है, चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स है। फॉर्मूला क्या बोलो? 2n, मतलब 2 एन यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलो एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 2 इज इक्वल टू 8। मतलब कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट। चलो बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? नल सेट। बोलो पहले क्या लिखेंगे? नल सेट। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट, मतलब पी का, फिर क्यू, फिर आर। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो दो का, तो पहले बनाते हैं पी क्यू का, फिर पी आर का, फिर क्यू आर का। अब कोई बोलेगा सर आरपी ले लो ना। अरे आरपी बोलू पी आर बोलू सेम ही होता है बेटा।
तो दो दो कॉम्बिनेशन होंगे, देखो पी क्यू आर में कैसे बनेगा, पी क्यू बन सकता है, क्यू आर बन सकता है, पी आर बन सकता है, हो ना कॉम्बिनेशन। और उसके बाद तीन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब पी क्यू एंड आर। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। चेक करो 8 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है। तो इसको हम डालते हैं करली ब्रैकेट में, समझ गए। एक मिनट ब्लैक कलर डालता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर बार बार करली ब्रैकेट। यस यस, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा पावर सेट क्या होता है। सो बच्चों थोड़ा वीडियो लेंदी होता है, कोई बात नहीं, यहीं पे मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो कि सर का लेक्चर बैठो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूं ना यार। और बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा जो टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है या टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले वहां पे जो लाइक बटन थम्स अप वो प्रेस कर देना, मतलब आपने वीडियो को लाइक कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज ऑपरेशन ऑन द सेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।